हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, दिस इज मंजीत। एंड गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इरिथ्रोपोइसिस के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आरबीसी टॉपिक के बारे में देखा था और आज हम इरिथ्रोपोइसिस टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इरिथ्रोपोइसिस को बेसिकली हम डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड द मैच्योरेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स। मतलब जिस प्रोसेस के थ्रू ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन होता है इरिथ्रोसाइट्स का, उसे हम इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। अब इसके बाद हम साइट्स ऑफ इरिथ्रोपोइसिस देखते हैं। मतलब इरिथ्रोपोइसिस कहाँ पे होता है, कौन से साइट्स पे होता है, बॉडी में किस जगह पे इरिथ्रोपोइसिस का वर्क होता है, तो वो देखेंगे। तो इरिथ्रोपोइसिस को बेसिकली हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक प्री नेटाल, मतलब जब एम्ब्रियोनिक लाइफ में रहता है या फीटल लाइफ में, एंड पोस्ट नेटाल, जब बर्थ के बाद। ठीक है, तो इन फीटल लाइफ में हम तीन स्टेप्स देखते हैं, जिसमें से सबसे पहला आता है हमारा मेसोब्लास्टिक स्टेज। मेसोब्लास्टिक स्टेज जो होता है, ये फर्स्ट 2 मंथ जो होता है इंट्रायूटेराइन लाइफ का, उसमें देखा जाता है। इसमें जो आरबीसी होते हैं वो बेसिकली मेसेनकाइम सेल्स ऑफ द योक सैक से प्रोड्यूस होते हैं। ओके, तो मेसेनकाइम ऑफ द योक सैक जो है वहां से प्रोड्यूस होते हैं इन द मेसोब्लास्टिक स्टेज। एंड सेकेंड जो हम देखते हैं स्टेज, वो होता है आपका हिपैटिक स्टेज। हिपैटिक स्टेज जो होता है वो बेसिकली 3rd मंथ ऑफ द इंट्रायूटेराइन लाइफ से स्टार्ट होता है। एंड इसमें जो आरबीसी होते हैं वो बेसिकली प्रोड्यूस्ड होते हैं मेनली बाय द लीवर, एंड साथ ही साथ स्प्लीन और लिम्फोइड जो ऑर्गन्स होते हैं वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। थर्ड जो स्टेज हम देखते हैं इन द प्रीनेटाल और द फीटल लाइफ, वो होता है माइलॉइड स्टेज। माइलॉइड स्टेज में बेसिकली ये लास्ट 3 मंथ में ऑफ द इंट्रायूटेराइन लाइफ में स्टार्ट होता है। एंड इसमें जो आरबीसी होते हैं वो प्रोड्यूस्ड होते हैं फ्रॉम द रेड बोन मैरो एंड द लिवर सेल्स। ओके, तो इस तरह से फीटल लाइफ में 3 स्टेजेस हम देखते हैं। उसके बाद पोस्ट नेटल लाइफ की बात करें तो पोस्ट नेटल लाइफ में भी हम दो चीजें देखते हैं। आफ्टर बर्थ में दो जगह से इसमें प्रोडक्शन देखने को मिलता है, आरबीसी प्रोडक्शन। बेसिकली फर्स्ट अप टू द एज ऑफ द 20 ईयर्स, मतलब फ्रॉम द बर्थ टू द एज ऑफ 20 ईयर्स जो आरबीसी होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं बेसिकली रेड बोन मैरो ऑफ द ऑल सेल्स। तो जितने भी बोन्स होते हैं उन सभी से क्या होता है, आरबीसी प्रोडक्शन होता है, चाहे वो लॉन्ग बोन्स हो, फ्लैट बोन्स हो, मेम्ब्रेनस बोन्स हो। तो सभी बोन्स क्या करते हैं, आरबीसी प्रोडक्शन करते हैं अप टू द एज ऑफ 20 ईयर्स। बट आफ्टर 20 ईयर्स क्या होता है कि जो आरबीसी होते हैं वो प्रोड्यूस्ड होते हैं बेसिकली बाय द मेम्ब्रेनस बोन्स ओनली। ओके, तो आफ्टर 20 ईयर्स जो आरबीसी होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं बाय द मेम्ब्रेनस बोन्स ओनली। इसके बाद हम प्रोसेस ऑफ इरिथ्रोपोइसिस देखते हैं कि बॉडी में कैसे प्रोडक्शन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स होते हैं। उसमें हम सबसे पहले देखते हैं स्टेम सेल्स के बारे में। बेसिकली स्टेम सेल्स क्या होते हैं, तो ये जो होते हैं ये प्राइमरी सेल्स होते हैं जो कि कैपेबल होते हैं सेल्फ रिन्यूअल, मतलब जो भी उनमें डैमेजेस होते हैं या फिर खुद को रिन्यू करने में, एंड डिफरेंशिएटिंग इनटू द स्पेशलाइज्ड सेल। तो ये क्या करते हैं, स्टेम सेल्स वो सेल्स होते हैं या फिर प्राइमरी सेल्स जिन्हें कहा जाता है, ये क्या होते हैं, कैपेबल होते हैं सेल्फ रिन्यूअल, मतलब खुद के नए सेल फॉर्म करने में। और ये डिफरेंशिएट होते हैं अलग अलग जो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, जैसे स्मूथ सेल्स हो गए, स्ट्रिएटेड सेल्स हो गए। तो इस तरह से अलग अलग सेल्स में डिवाइड करते हैं और उस सेल्स के हिसाब से जो ऑर्गन्स बनने वाले हैं उसके टिश्यू फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो स्टेम सेल्स बेसिकली प्राइमरी सेल्स होते हैं। अब वही जो हिमोपोएटिक स्टेम सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रिमिटिव स्टेम सेल्स होते हैं जो कि रेड बोन मैरो में पाए जाते हैं। तो हिमोपेटिक स्टेम सेल्स होते हैं जो कि प्रिमिटिव होते हैं और रेड बोन मैरो में पाए जाते हैं, और ये क्या करते हैं, ब्लड सेल्स फॉर्म करते हैं। तो ये स्प्लाइश होकर क्या बेसिकली ब्लड सेल्स सिर्फ फॉर्म करने का काम करते हैं। ओके, जो हिमोपेटिक स्टेम सेल्स होते हैं इन द बोन मैरो, उनको हम बोलते हैं अनकमिटेड प्लूरिपोटेंट हेमोपेटिक स्टेम सेल्स। ठीक है, तो बोन मैरो में जो हेमोपेटिक स्टेम सेल्स होते हैं वो बेसिकली अनकमिटेड प्लूरिपोटेंट हेमोपेटिक स्टेम सेल्स होते हैं। अनकमिटेड का मतलब यहाँ पे ये है क्या कि वो अभी तक डिजाइन नहीं हुए ताकि वो डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स फॉर्म कर सके। वो अभी अनडिजाइंड है, वो किसी भी तरह के स्पेशलाइज्ड सेल्स फॉर्म करने में अभी कैपेबल नहीं है, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, अनकमिटेड बोलते हैं। जब ये क्या होता है, प्रिमिटिव स्टेज में रहता है। जैसे ये और एडवांस करते हैं, डेवलप करते हैं, तो ये फॉर्म करते हैं कमिटेड प्लूरिपोटेंट हेमोपोएटिक स्टेम सेल्स, जो कि बाद में जाके डिवीजन करके स्पेशलाइज्ड सेल्स बनाते हैं जो कि फॉर्म करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स को। ओके, अब ये जो अनकमिटेड प्लूरिपोटेंट हेमोपेटिक स्टेम सेल्स हैं वो क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं कमिटेड प्लूरिपोटेंट हेमोपेटिक स्टेम सेल। ठीक है, तो ये कमिटेड वाले क्या होते हैं, डिजाइन टू फॉर्म न्यू, ये क्या होते हैं, designed to form different blood cells। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये अनडिजाइंड होते हैं, मतलब ये अभी डेवलप नहीं है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स फॉर्म करें।
जब ये डेवलप होकर कमिटल प्लुरिपोटेंट हेमोपोएटिक स्टेम सेल्स बना लेते हैं तो ये क्या करते हैं, दो तरह के सेल्स फॉर्म करते हैं, बेसिकली लिम्फोइड स्टेम सेल्स फॉर्म करते हैं एंड कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म करते हैं। इस तरह से क्या है, दो तरह के सेल्स बनाते हैं, कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्टोसाइट एंड लिम्फोइड स्टेम सेल्स। अब जो लिम्फोइड स्टेम सेल है वो बेसिकली सिर्फ जो लिम्फोसाइट्स होते हैं उनको फॉर्म करने में काम करते हैं, ओके। एंड जो कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट्स हैं ये बेसिकली जब इनको ग्रोथ मीडियम में रखा जाता है तो ये कॉलोनी फॉर्म करते हैं, इसी कारण से इनका नाम कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट पड़ा है। ये क्या करते हैं, तीन तरह के कॉलोनी फॉर्म करते हैं, एक कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट फॉर द इरिथ्रोसाइट, फिर कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट फॉर द ग्रेनुलोसाइट एंड मोनोसाइट्स, एंड थर्ड वन इज द कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट फॉर द मेगाकैरियोसाइट, ओके। तो जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट फॉर द मेगाकैरियोसाइट है वो क्या करते हैं, मेगाकैरियोसाइट्स बनाते हैं और बाद में प्लेटलेट फॉर्मेशन करते हैं। एंड जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट फॉर द ग्रेनुलोसाइट एंड मोनोसाइट है ये दो तरह के सेल्स फॉर्म करते हैं, बेसिकली एक ग्रेनुलोसाइट और सेकंड वो फॉर्म करते हैं मोनोसाइट्स। तो जो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं वो वापस तीन तरह के सेल्स फॉर्म करते हैं, एक न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड द इओसिनोफिल्स। एंड जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट फॉर द एरिथ्रोसाइट होते हैं वो रेड ब्लड सेल्स फॉर्म करते हैं। इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि चेंजेस ड्यूरिंग द इरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। तो जब इरिथ्रोपोइसिस हो रहा है मतलब जब इरिथ्रोसाइट प्रोडक्शन हो रहा है तो उस समय इरिथ्रोसाइट्स के जो डिफरेंट स्टेजेस हैं उनमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है। तो सबसे पहले धीरे धीरे क्या देखने को मिलता है कि रिडक्शन होता है इन द साइज ऑफ द सेल्स। तो जब इरिथ्रोपोइसिस हो रहा है तो जो भी स्टेजेस हो रहे हैं उनमें धीरे धीरे क्या हो रहा है, साइज ऑफ द सेल रिड्यूस हो रहा है। उसके बाद डिसअपियरेंस ऑफ द न्यूक्लियो लाई एंड द न्यूक्लियस, जैसा कि आपको पता है कि आरबीसी या फिर एरिथ्रोसाइट जो है नॉन न्यूक्लिएटेड सेल होते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है, जो जो स्टेजेस फॉर्म होते जाते हैं उसमें क्या होता है, डिसअपियरेंस ऑफ द न्यूक्लियाई एंड द न्यूक्लियस होता है। उसके बाद अपीयरेंस ऑफ हीमोग्लोबिन देखने को मिलता है और चेंज इन द स्टैंडिंग प्रॉपर्टी ऑफ द साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है, मतलब स्टैंडिंग प्रॉपर्टी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द इरिथ्रोसाइट में चेंज होते रहते हैं। तो चार चेंजेस देखने को मिलता है। सबसे पहला चेंजेस रिडक्शन होता है साइज में, सेकंड होता है कि डिसअपियरेंस ऑफ द न्यूक्लिया एंड न्यूक्लियस होता है, थर्ड जो चेंजेस देखने को मिलता है वो अपीयरेंस ऑफ द हीमोग्लोबिन होता है, एंड फोर्थ जो चेंज होता है वो चेंज इन द स्टैंडिंग प्रॉपर्टी ऑफ द साइटोप्लाज्म। आगे हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ द इरिथ्रोपोइसिस के। तो जब इरिथ्रोपोइसिस होता है तो जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट फॉर द इरिथ्रोसाइट होते हैं वो बहुत सारे स्टेजेस में चेंजेस में जाता है और फॉर्म करता है बेसिकली मैच्योर्ड आरबीसी को, ओके। तो इसमें 6 स्टेजेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट फॉर द इरिथ्रोसाइट होता है वो फॉर्म करता है प्रो इरिथ्रोब्लास्ट से फॉर्म होता है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट फॉर्म करता है इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, इसके बाद लेट नॉर्मोब्लास्ट फॉर्म होता है एंड देन रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइट जो होते हैं वो मैच्योर होकर फॉर्म करते हैं मैच्योर्ड एरिथ्रोसाइट या फिर आरबीसी को, ठीक है। तो इस तरह से 6 स्टेजेस देखने को मिलते हैं आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट फॉर द एरिथ्रोसाइट्स। तो अब हम जो डिफरेंट स्टेजेस दिए हैं उनको सेपरेटली पढ़ेंगे, ओके। तो सबसे पहले हम जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट फॉर द एरिथ्रोसाइट है उसके बाद जो पहला स्टेज देखते हैं वो होता है प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, जिसको हम मेगालोब्लास्ट भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, ये फर्स्ट सेल होता है जो कि डिराइव्ड होता है फ्रॉम द कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट फॉर द एरिथ्रोसाइट। तो CFU से ये जो होता है फर्स्ट सेल डिराइव्ड होता है। ये लार्ज इन साइज होता है विद द डायमीटर इसका कितना होता है 20 माइक्रोमीटर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डायमीटर कितना होता है, साइज कैसे कैसे डिफ्रेंशिएट होता है डिफरेंट स्टेजेस में, ये याद करने की चीज़ है, ओके। तो ये क्या है, फर्स्ट सेल है जो कि डिराइव फॉर्म होता है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट फॉर द एरिथ्रोसाइट, लार्ज होता है साइज में और फॉर्म करता है डायमीटर ऑफ 20 माइक्रोमीटर। इसका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस बहुत लार्ज होता है एंड ऑक्यूपाइज करता है सेल को ऑलमोस्ट कम्प्लीटली। तो लार्ज न्यूक्लियस होने की वजह से ऑल ओवर द सेल को कम्प्लीटली ऑक्यूपाई करता है, ओके। इसके बाद जो न्यूक्लियस होता है इसके पास 2 या 2 से अधिक क्या होते हैं न्यूक्लियोलाई होते हैं और एक रेटिकुलर नेटवर्क भी होता है। रेटिकुलर नेटवर्क होता है, साथ ही साथ इसका जो न्यूक्लियस होता है उसके पास 2 या 2 से ज़्यादा न्यूक्लियाई देखने को मिलते हैं। अब जो इसका साइटोप्लाज्म होता है वो बेसोफिलिक इन नेचर होता है, मतलब बेसिक स्ट्रैंड से वो डाई होता है, ओके। जो साइटोप्लाज्म जो होता है बेसोफिलिक नेचर होता है। अब इसमें हम बेसिकली सिंथेसिस ऑफ HB जो हीमोग्लोबिन है वो स्टार्ट हो जाता है। तो सिंथेसिस ऑफ जो हीमोग्लोबिन है स्टार्ट हो जाता है किसमें, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट या फिर मेगालोब्लास्ट स्टेज में ही। लेकिन जो अपीयरेंस होता है हीमोग्लोबिन वो अकर होता है बेसिकली इन द इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ द ये नॉर्मोब्लास्ट। तो जो इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट है उसी में बेसिकली अपीयरेंस ऑफ द हीमोग्लोबिन होता है, लेकिन सिंथेसिस बेसिकली स्टार्ट हो जाता है प्रो इरिथ्रोब्लास्ट या फिर मेगालोब्लास्ट में, ओके। इसके बाद जो हम सेकेंड स्टेज देखते हैं वो है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। तो अर्ली नॉर्मोब्लास्ट इस स्टेज में देखते हैं कि ये बेसिकली क्या होता है, स्मॉलर होता है, थोड़ा क्या होता है, छोटा होता है देन द
प्रोइथ्रोब्लास्ट, और इसका डायमीटर होता है 15 माइक्रोन मीटर। ओके, इसका न्यूक्लियस में क्या होता है, जो न्यूक्लियोलाई होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं। तो अर्ली नॉर्मोब्लास्ट स्टेज में क्या देखते हैं मेन इवेंट में कि न्यूक्लियोलाई जो होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं। साथ ही साथ इसमें हम कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमैटिन नेटवर्क भी देखने को मिलता है। अब इसका जो साइटोप्लाज्म है वो भी बेसोफिलिक इन नेचर होता है, इसी कारण से इसको बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट भी कहा जाता है। ओके, तो इसमें सिर्फ इतनी ही चीज़ है कि ये स्मॉलर होता है देन द प्रोएरिथ्रोसाइट, 15 माइक्रोन मीटर इसका डायमीटर होता है। न्यूक्लियाई इसमें जो डिसअपियर होते हैं। साथ ही साथ इसका जो मेन इवेंट है कि इसमें कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमैटिन नेटवर्क होता है। एंड जो साइटोप्लाज्म होता है वो बेसोफिलिक इन नेचर होता है, और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट। तो ये क्या करता है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेज है वो फॉर्म करता है जिसे हम इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट कहते हैं। तो ये क्या होता है, ये और छोटा हो जाता है धीरे धीरे। जैसे हम लोग ने चेंजेस देखे थे कि इरेथ्रोपोइसिस के टाइम से क्या चेंजेस होते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है सेल साइज डिक्रीज होता है। तो इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में धीरे धीरे साइज क्या होता है और ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है, और ये क्या होता है और भी छोटा होता है देन द अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। इसका डायमीटर जो होता है वो 10 to 12 माइक्रोमीटर होता है। इसका न्यूक्लियस जो होता है अभी तक रहता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस जो होता है इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट के स्टेज तक रहता है। उसके बाद जो क्रोमैटिन नेटवर्क होता है और ज़्यादा कंडेंस्ड हो जाता है और ज़्यादा कंडेंसेशन दिखाता है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें जो होता है हीमोग्लोबिन क्या होता है अपीयर होने लगता है। जैसा कि हम लोग ने प्रोइथ्रोब्लास्ट में देखा था कि प्रोइथ्रोब्लास्ट में क्या होता है सिंथेसिस तो स्टार्ट हो जाता है हीमोग्लोबिन का, लेकिन जो उसका अपीयरेंस होता है वो बेसिकली हमें इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट स्टेज में देखने को मिलता है। अब इसमें हीमोग्लोबिन होने की वजह से क्या होता है, हीमोग्लोबिन एसिडिक होता है, इसी कारण ये एसिडिक एज वेल एज बेसिक दोनों स्टेन को स्टेन करता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन प्रेजेंस होने की वजह से ये एसिडिक एज वेल एज बेसिक स्टेन को स्टेन करता है, इसीलिए इसे पॉलीक्रोमोफिलिक या फिर पॉलीक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट कहते हैं। तो एसिडिक और बेसिक स्टेन दोनों से स्टेन होने के कारण इसे हम पॉलीक्रोमिक या फिर पॉलीक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट भी कहते हैं। इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट के बाद हम जो नेक्स्ट स्टेज देखते हैं वो होता है लेट नॉर्मोब्लास्ट। तो लेट नॉर्मोब्लास्ट में क्या देखते हैं कि जो डायमीटर होता है और डिक्रीज हो जाता है और हो जाता है उसका वैल्यू 8 to 10 माइक्रोन मीटर। तो जो लेट नॉर्मोब्लास्ट है वो 8 to 10 माइक्रोन मीटर इन डायमीटर होता है। साथ ही साथ इसका जो न्यूक्लियस होता है बहुत ही ज़्यादा स्मॉल हो जाता है, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड क्रोमैटिन फाइबर्स भी देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसको हम इंक स्पॉट न्यूक्लियस बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आते हैं कभी कभी कि इंक स्पॉट न्यूक्लियस कौन से स्टेज में देखने को मिलता है, तो लेट नॉर्मोब्लास्ट स्टेज में हमें इंक स्पॉट न्यूक्लियस देखने को मिलता है। अब जो क्वांटिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन होता है इसमें और ज़्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए साइटोप्लाज्म क्या होता है और ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, ऑलमोस्ट एसिडिक हो जाता है इस स्टेज में, इसीलिए हम इसको ऑर्थोक्रोमिक एरिथ्रोब्लास्ट बोलते हैं। अब ये क्या होता है फाइनल स्टेज होता है नॉर्मोब्लास्ट में। जब इसका फाइनल स्टेज मतलब नेक्स्ट स्टेज में चेंज होने वाला रहता है, तो उस समय न्यूक्लियस जो होता है डिसइंटीग्रेट हो जाता है, और साथ ही साथ न्यूक्लियस क्या होता है डिस्ट्रॉय हो जाता है और डिसअपियर हो जाता है। तो जो प्रोसेस जिसके द्वारा क्या होता है न्यूक्लियस डिसअपियर होता है उसे हम पिक्नोसिस कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस प्रोसेस द्वारा न्यूक्लियस डिसअपियर होता है उसे हम पिक्नोसिस कहते हैं। तो लेट नॉर्मोब्लास्ट में हम लोग ने क्या देखा कि इंक स्पॉट न्यूक्लियस बन जाता है, साथ ही साथ इसे ऑर्थोक्रोमिक बोलते हैं क्योंकि एसिडिक डाइस स्टेन होने लगता है। साथ ही साथ इसमें न्यूक्लियस जो होता है डिसइंटीग्रेट हो जाता है या डिसअपियर हो जाता है, और प्रोसेस जिसके द्वारा न्यूक्लियस डिसअपियर होता है उसे हम पिक्नोसिस कहते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट जो स्टेज देखते हैं वो है रेटिकुलोसाइट्स। ओके, रेटिकुलोसाइट, तो इसे हम इमैच्योर आरबीसी भी कहते हैं, इमैच्योर आरबीसी। अब इमैच्योर क्या कहते हैं क्योंकि ये एक स्टेज प्रायर है देन द मैच्योर्ड आरबीसी से। ओके, ये क्या होता है स्लाइटली लार्जर देन होता है मैच्योर्ड आरबीसी। जो रेटिकुलोसाइट्स होते हैं स्लाइटली क्या होते हैं लार्जर होते हैं मैच्योर्ड आरबीसी से। साथ ही साथ इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो कंटेन करता है रेटिकुलर नेटवर्क को, जिसे हम रेटिकुलम भी कहते हैं, जो कि फॉर्म बाय होता है रिमेनेंट्स ऑफ द डिसइंटीग्रेटेड ऑर्गेनेल्स। जो भी डिसइंटीग्रेटेड ऑर्गेनेल्स है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी ऑपेटस हो गया, तो इन सब के डिसइंटीग्रेशन की वजह से जो रिमेनेंट्स बचते हैं उसकी वजह से इसमें रेटिकुलर नेटवर्क देखने को मिलता है, जिसके कारण इससे हम रेटिकुलोसाइट्स कहते हैं। तो इसी के कारण हम इसे रेटिकुलोसाइट कहते हैं। ये क्या होता है सुप्रावाइटल स्टेन से स्टेन होता है। अब न्यू बॉर्न बेबीज जो होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उसमें रेटिकुलोसाइट का जो काउंट है वो 2 to 6% होता है। मतलब अगर 100 आरबीसी है, 100 आरबीसी है तो उसमें से 2 से 6 क्या हो जाएंगे रेटिकुलोसाइट्स हो जाएंगे, रेटिकुलोसाइट्स हो जाएंगे। तो इस तरह से हम इसका काउंट देखने को मिलता है। धीरे धीरे क्या होता है जैसे जैसे
बर्थ के बाद ग्रो होता है बेबी, तो उसमें क्या होता है, जो रेटिकुलोसाइट्स का काउंट है वो डिक्रीज हो जाता है और वो कांस्टेंट हो जाता है एट 1 या फिर बेलो 1 हो जाता है। ठीक है, तो एट कांस्टेंट 1 पे रहता है, 1% हो जाता है, मतलब अबाउट 100 आरबीसी में 1 रेटिकुलोसाइट्स होता है या फिर उससे कम भी हो सकता है। ओके, अब ये बेसिफिलिक है क्योंकि इसमें रिमेनेंट्स ऑफ द ऑर्गेनेल्स देखने को मिलते हैं, जिसके कारण से ये बेसोफिलिक इन नेचर होता है, इसलिए बेसोफिलिक सुप्रावायलेट वाइटल स्टेन से ये डाई होते हैं। साथ ही साथ इस स्टेज में क्या देखते हैं कि जो सेल्स होते हैं वो एंटर करते हैं कैपिलरीज, जो ब्लड कैपिलरीज होते हैं उसमें एंटर करते हैं फ्रॉम द साइट ऑफ द प्रोडक्शन। साइट ऑफ द प्रोडक्शन मतलब जहां से भी इनका प्रोडक्शन हो रहा है उस साइड से ये इन द ब्लड कैपिलरीज क्या होते हैं, एंटर करते हैं थ्रू द कैपिलरी मेम्ब्रेन, और जिस प्रोसेस के थ्रू ये साइट ऑफ प्रोडक्शन ब्लड कैपिलरीज में जा रहे हैं उस प्रोसेस को हम डायपेडिसिस कहते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेज देखते हैं, तो नेक्स्ट स्टेज जो होता है वो लास्ट स्टेज होता है, जिसको हम मैच्योर्ड एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, मतलब यहाँ पे जो आरबीसी होता है वो कंप्लीटली फॉर्म हो चुका है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो रेटिकुलर नेटवर्क होते हैं जो कि हम रेटिकुलोसाइट्स में देखते हैं वो डिसअपियर हो जाता है और सेल क्या होता है बिकम हो बन जाता है मैच्योर्ड आरबीसी, और ये अटेन कर लेता है बाइकॉन्केव शेप, जो हम कैरेक्टरिस्टिक शेप देखते हैं आरबीसी का, मैच्योर्ड आरबीसी का, वो ये अटेंड कर लेता है। साथ ही साथ इसका डायमीटर जो होता है स्लाइटली लेस देन द रेटिकुलर साइट होता है, जिसकी वैल्यू 7.2 माइक्रोमीटर होती है, एंड ये फॉर्म अलॉन्ग विद द एचबी मतलब हीमोग्लोबिन के साथ होता है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, तो ये क्या होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड आरबीसी, मैच्योर्ड आरबीसी फॉर्म कर जाता है। उसके साथ ही देखते हैं कि जो टाइम पीरियड लगता है मैच्योरेशन ऑफ द आरबीसी या फिर नया आरबीसी फॉर्म करने में, वो होता है अबाउट 7 डेज का लगता है। अब जो ये टाइम लग रहा है 7 डेज का, वो कहाँ से लग रहा है, तो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट जो होते हैं उनके मैच्योरेशन में टू फॉर्म द आरबीसी, ये टाइम जो लगता है उसे 7 डेज का लगता है। ओके, तो इसमें सबसे पहले जो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट है उससे रेटिकुलोसाइट्स बनने में 5 दिन का टाइम लगता है। ओके, तो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट से रेटिकुलोसाइट्स बनने में 5 दिन का टाइम लगता है, और साथ ही साथ रेटिकुलोसाइट से मैच्योर्ड आरबीसी बनने में 2 दिन का, तो इस तरह से 5 और 2 7 दिन का टाइम टोटल लगता है फॉर्मेशन ऑफ द मैच्योर्ड एरिथ्रोसाइट। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि फैक्टर कौन कौन से नेसेसरी है फॉर द इरिथ्रोपोइसिस, मतलब जो इरिथ्रोसाइट्स फॉर्म हो रहे हैं उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि जरूरी होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स। तो उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहले जो देखते हैं हम वो होता है जनरल फैक्टर। ओके, फिर सेकेंड जो देखते हैं मैच्योरेशन फैक्टर, एंड थर्ड जो देखते हैं वो है फैक्टर नेसेसरी फॉर द हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। तो इसमें जो सबसे पहला फैक्टर है जनरल फैक्टर, उसके बारे में बात करेंगे। तो जनरल फैक्टर में बेसिकली 4 चीजें आती हैं। सबसे पहले एरिथ्रोपोइटिन, फिर थायरॉक्सिन, फिर हेमोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर एंड द कॉलोनी स्टिमुलेटिव फैक्टर या फिर विटामिन भी देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम देखते हैं वो है एरिथ्रोपोइटिन। तो एरिथ्रोपोइटिन को हम लोग हीमोपोइटिन भी कहते हैं, साथ ही साथ इसे एरिथ्रोसाइट स्टिमुलेटिंग फैक्टर भी कहा जाता है। ओके, ये बेसिकली सिक्रेटेड होते हैं बाय द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, जो कि जुक्स्टाग्लोमेरुलस अपैरेटस ऑफ द किडनी में होते हैं। अब इसको सिक्रेट करने के लिए, मतलब एरिथ्रोपोइटिन सिक्रेट करने के लिए एक स्टिमुलेंट होता है जिसको हाइपोक्सियल स्टिमुलेंट कहते हैं। हाइपोक्सियल स्टिमुलेंट मतलब जब ब्लड में ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होने लगती है। ओके, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस ऑफ द किडनी होते हैं वो क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं इस हार्मोन को जिसे हम एरिथ्रोपोइटिन कहते हैं। तो ड्यूरिंग हाइपोक्सिया क्या होता है, इस एरिथ्रोपोइटिन जो होता है वो सिक्रेट होता है बाय द किडनी, और वो रीच करता है कहाँ पे, रेड बोन मैरो को। तो रेड बोन मैरो में वो रीच करता है या द ब्लड के थ्रू रेड बोन मैरो में जाता है और इन्फ्लुएंस करता है रेड मैरो को फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मोर इरिथ्रोसाइट, जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लुएंस करता है प्रोसेस ऑफ द इरिथ्रोपोइसिस। ओके, इसके बाद आफ्टर द सिक्रेशन, मतलब जब जो आपका इरिथ्रोपोइटिन है उसके सिक्रेशन के बाद 4 से 5 दिन लगते हैं इसके एक्शन देखने में, मतलब 4 से 5 दिन बाद हमें जो इरिथ्रोसाइट है उनका ज़्यादा क्वांटिटी देखने को मिलता है। ये बेसिकली क्या करता है, कॉजेस करता है फॉर्मेशन ऑफ द या फिर प्रोडक्शन ऑफ द मोर प्रोइरिथ्रोसाइट फ्रॉम द स्टेम सेल्स। तो जो हिमोपैथिक स्टेम सेल्स देखें वो क्या करते हैं, मोर कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट फॉर द इरिथ्रोसाइट फॉर्म करते हैं। साथ ही साथ ये डेवलप करता है जो प्रो इरिथ्रोसाइट्स है या फिर प्रो इरिथ्रोब्लास्ट है उसको मैच्योर आरबीसी में कन्वर्ट होने में मदद करता है। जो भी उसके इंटरमीडिएट स्टेज है उससे वो जल्दी जल्दी उनको पास थ्रू आउट करवाता है और फॉर्मेशन ऑफ द मैच्योर आरबीसी करवाता है। जो थर्ड फंक्शन ये करता है वो क्या करता है, रिलीज करता है मैच्योर आरबीसी को इनटू द ब्लड में उनको रिलीज करवाता है, जो कि थ्रू द कैपिलरीज ऑफ द बोन मैरो। तो जो रेड बोन मैरो के कैपिलरीज में जो आरबीसीज हैं उनको फ्रॉम द कैपिलरी टू द ब्लड में क्या करता है, ट्रांसफर करवाता है या रिलीज कराता है।
इसके बाद जो सेकंड जनरल फैक्टर देखते हैं वो थायरॉक्सिन है। थायरॉक्सिन क्या करता है, एक्सेलरेट करता है प्रोसेस ऑफ द एरिथ्रोपोइसिस, क्योंकि ये मेटाबॉलिक फैक्टर भी होता है थायरॉक्सिन, तो वो क्या करता है, मोर मेटाबॉलिज्म करवा के एरिथ्रोपोइसिस कराता है। ओके, और साथ ही साथ ये देखा गया है कि जो हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म कंडीशन जब होता है जिसमें थायराइड या हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है, तो जिसमें थायरॉक्सिन का जो सिक्रेशन है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसे कंडीशन में हमें पॉलीसाइथेमिया मतलब इंक्रीज्ड आरबीसी कंटेंट भी देखने को मिलते हैं बॉडी में। ओके, थर्ड जो हम फैक्टर देखते हैं वो होते हैं हिमोपोएटिक ग्रोथ फैक्टर, जिसे हम इंटरल्यूकिन्स भी कहते हैं। अब ये फैक्टर्स क्या होते हैं, इंड्यूस करते हैं प्रोलिफरेशन ऑफ द प्लूरिपोटेंट होम्योपैथिक स्टेम सेल्स। तो जो प्लूरिपोटेंट होम्योपैथिक स्टेम सेल्स हैं उनका प्रोलिफरेशन, उनका ज़्यादा प्रोडक्शन करवाता है, जिसकी वजह से मोर प्रोडक्शन ऑफ द एरिथ्रोसाइट्स देखने को मिलता है। अब ये जो इंटरल्यूकिन्स होते हैं इनमें 3 इंटरल्यूकिन्स बेसिकली देखने को मिलते हैं, इंटरल्यूकिन 3, इंटरल्यूकिन 6 एंड इंटरल्यूकिन 11, जो कि एरिथ्रोपोइसिस में अपना इन्वॉल्वमेंट देते हैं। नेक्स्ट जो हम फोर्थ जनरल फैक्टर की बात करते हैं, तो फोर्थ जनरल फैक्टर जो है वो विटामिन होते हैं। तो कुछ विटामिन जो होते हैं वो नेसेसरी होते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ द एरिथ्रोपोइसिस, जिसमें से सबसे पहले हम विटामिन बी की बात करते हैं। तो विटामिन बी की डिफिशियंसी से हमें अनीमिया एंड पेलेग्रा जैसे कंडीशंस देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ विटामिन सी जो होते हैं इसके डिफिशियंसी की वजह से अनीमिया एंड स्कर्वी देखने को मिलते हैं। तो विटामिन डी जो होता है इसके डिफिशियंसी की वजह से अनीमिया एंड द रिकेट्स कंडीशन देखने को मिलते हैं, एंड विटामिन ई की डिफिशियंसी से अनीमिया और माल न्यूट्रिशन जैसे कंडीशन देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से विटामिन क्या करते हैं, एरिथ्रोपोइसिस में भी हेल्प करते हैं। उसके बाद सेकंड जो हम फैक्टर देखते हैं जनरल फैक्टर के बाद वो होते हैं मैच्योरेशन फैक्टर। मैच्योरेशन फैक्टर में भी हम 3 चीजें देखते हैं। सबसे पहले होता है विटामिन B12, जिसको हम साइनोकोबालामिन्स भी कहते हैं। ओके, इनको हम एक्सटेंसिव फैक्टर कहते हैं, क्योंकि ये बेसिकली डाइट के थ्रू बॉडी को प्रोवाइड होता है। तो जो भी हम खाना खाते हैं उसके थ्रू विटामिन B12 हमें कंज्यूम होता है। ओके, ये बेसिकली एब्जॉर्ब होते हैं फ्रॉम द इंटेस्टाइन, और ये एब्जॉर्ब तभी होते हैं जब वहाँ पे इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ द कैसल प्रेजेंट हो। ठीक है, तो इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ द कैसल जब प्रेजेंट होता है, ऐसे ही कंडीशन में सिर्फ हमें इंटेस्टाइन से विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। इसका जो स्टोरेज होता है वो मोस्टली लीवर और मसल्स में देखने को मिलता है। तो लीवर और जो मसल सेल्स हैं वो बेसिकली विटामिन B12 को स्टोर करके रखते हैं। इसके बाद जब विटामिन B12 की जरूरत पड़ती है बॉडी में, तो वो क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं टू द बोन मैरो एंड प्रोमोट करते हैं मैच्योरेशन ऑफ द आरबीसीज को, तो एरिथ्रोसाइट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं इस तरह से। ये साथ ही साथ नेसेसरी होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए, और इसकी डिफिशियंसी से फेलर हो जाता है इन द मैच्योरेशन ऑफ द सेल्स। तो अगर विटामिन B12 का डिफिशियंसी हो जाए तो ऐसे कंडीशन में मैच्योरेशन ऑफ द ब्लड सेल्स नहीं होता है, जिसकी वजह से रिडक्शन इन द सेल डिविजन्स देखने को मिलता है, और इसकी वजह से पर्निशियस अनीमिया जैसे कंडीशन अराइज होते हैं। इसीलिए विटामिन B12 को हम एंटी पर्निशियस फैक्टर भी कहते हैं। ओके, तो ये था हमारा विटामिन B12 के बारे में। सेकंड जो हम फैक्टर देखते हैं वो इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ द कैसल होता है, जो कि गैस्ट्रिक म्यूकोसा ऑफ द इंटेस्टाइन में फॉर्म होता है। ठीक है, अब ये किस लिए जरूरत है इसके, तो ये बेसिकली इसेंशियल होता है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द B12 फ्रॉम द इंटेस्टाइन। तो जैसा कि हम लोग ने देखा था कि इंटेस्टाइन से विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन थ्रू द इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ द कैसल के थ्रू होता है। साथ ही साथ इसके अब्सेंस में क्या होता है कि विटामिन B12 अब्जॉर्ब नहीं होता, और जिसकी वजह से पर्निशियस एनीमिया देखने को मिलता है। अब इसीलिए इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर, इन दोनों को हम लोग हिमेटिनिक फैक्टर भी कहते हैं, हिमेटिनिक फैक्टर भी या फिर हिमेटिनिक प्रिंसिपल भी कहते हैं। ओके, एंड थर्ड जो हम मैच्योरेशन फैक्टर देखते हैं, थर्ड मैच्योरेशन फैक्टर में आता है बेसिकली फोलिक एसिड। तो फोलिक एसिड जो होते हैं वो इसेंशियल होते हैं फॉर द मैच्योरेशन ऑफ द सेल्स ड्यूरिंग द एरिथ्रोपोइसिस, और साथ ही साथ ये इसेंशियल होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ द डीएनए। तो डीएनए के जो सिंथेसिस है उसमें भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब इसके फोलिक एसिड के एब्सेंस में क्या होता है, डीएनए सिंथेसिस क्या होता है, कम हो जाता है, क्योंकि सिंथेसिस ऑफ डीएनए के लिए नेसेसरी, अगर ये रहेगा ही नहीं तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि डीएनए सिंथेसिस रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से फेलर ऑफ द मैच्योरेशन हो जाता है, और इसकी वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलता है। ठीक है, तो विटामिन के डिफिशियंसी में हम लोग ने देखा था कि सारे एनीमियाज देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ विटामिन B12 के डिफिशियंसी में पर्निशियस एनीमिया देखने को मिलता है, और फोलिक एसिड के डिफिशियंसी में हमें मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलता है। इसके बाद जो लास्ट फैक्टर हम देखते हैं, जो कि फैक्टर नेसेसरी फॉर द हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन है। ओके, तो फैक्टर नेसेसरी फॉर द हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में
देखते हैं कि ये क्या होते हैं, डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं नेसेसरी फॉर द हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। इसमें जो फर्स्ट फैक्टर आता है, इसमें जो फर्स्ट फैक्टर होता है जिसे हम फर्स्ट क्लास प्रोटीन या फिर अमीनो एसिड बोलते हैं, ये क्या होते हैं, प्रोटीन्स जो होते हैं क्या होते हैं, इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन। साथ ही साथ इसमें अमीनो एसिड डिराइव्ड जो होते हैं वो फ्रॉम दिस प्रोटीन, जो ये प्रोटीन्स बताए गए हैं उससे जो अमीनो एसिड डिराइव्ड होते हैं वो क्या होते हैं, रिक्वायर्ड मतलब इसेंशियल होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन पार्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन का ग्लोबिन पार्ट होता है, प्रोटीन पार्ट होता है, उसके फॉर्मेशन के लिए फर्स्ट क्लास प्रोटीन और अमीनो एसिड इसेंशियल होते हैं। सेकेंड जो हम फैक्टर देखते हैं वो है आयरन। तो आयरन बेसिकली नेसेसरी होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द हीम पार्ट, जो हीम पार्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन होता है उसके फॉर्मेशन के लिए नेसेसरी होता है आयरन। अब कॉपर, कॉपर जो होता है इसेंशियल होता है फॉर द क्या इसके लिए एब्जॉर्प्शन ऑफ द आयरन फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। एंड जो कोबाल्ट एंड निकल होते हैं ये इसेंशियल फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ आयरन ड्यूरिंग द हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। तो हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के समय पे क्या होता है, आयरन का यूटिलाइजेशन के लिए कोबाल्ट एंड निकल बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंड लास्ट जो हम देखते हैं वो होते हैं विटामिन। तो विटामिन सी, राइबोफ्लेविन, निकोटिन एसिड, पैरोक्सिन एक्सेट्रा जो विटामिन है वो क्या होते हैं, इसेंशियल होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन। तो ये थे हमारे टोटल कंटेंट्स जो फैक्टर नेसेसरी होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोपोइसिस, जो कि हेल्प करते हैं एरिथ्रोपोइसिस के प्रोसेस को। तो ये सारे फैक्टर्स थे, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा टोटल एरिथ्रोपोइसिस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो की नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेल हो जाएंगे, साथ ही साथ इंस्टाग्राम चैनल पे भी अवेल हो जाएंगे। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको फर्दर वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहेंगे।